तो हमने अपने 3 पैनलिस्ट को सुना यहाँ पर किस तरीके से मेंटल हेल्थ की यहाँ पर बात की जा रही थी। साथ ही साथ ये भी देखा कि विकास तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम कंक्रीट के जंगल तो बना सकते हैं, लेकिन पेड़ों को हम दोबारा उस गति से अगर हमें उगाना है तो फिर हमें पेड़ लगाने भी पड़ेंगे, और इसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमने मेंटल हेल्थ की भी बात की, क्योंकि मेंटल हेल्थ आज के युग में उतना ही ज़रूरी है जितना फिजिकल हेल्थ। कई बार हम देखते हैं कि फिजिकली इंसान बीमार दिखता है तो उसे बीमार मान लिया जाता है, लेकिन मेंटली इंसान अगर बीमार है तो उसको तवज्जो इतने नहीं दी जाती है। तो 3 पैनलिस्ट हमारे साथ अभी मंच पे मौजूद थे। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक कहावत शायरी से याद आ रही है कि ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मज़ा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। क्योंकि यहाँ पर बात लक्ष्य की हो रही है, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिजनेस लीडरशिप कॉन्क्लेव में यहाँ पर शामिल हैं, और एक लक्ष्य के तहत ही हम सब यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हम क्योंकि हम एक साथ एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम एक साथ मिलके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अगले पैनल के लिए हम अगले पैनलिस्ट को बुलाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी पूजा और आसिफ को मंच पर बुलाना चाहूँगी। तो पूजा और आसिफ, आप दोनों मंच पे आ जाइए, और अगले पैनलिस्ट को अब मैं बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे इस पैनल में शामिल होंगे मिस्टर संतोष पांडे। ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नेबुला एडवर्टाइजिंग के। लंबे समय से एडवर्टाइजिंग के माध्यम से रूरल अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस करते आए हैं, लोगों को आगे बढ़ाते आए हैं। एक ऑडियो विजुअल प्रोफाइल के माध्यम से हम देखेंगे इनके सफ़र को। आज की आधुनिक प्रतिस्पर्धा में किसी भी बड़े ब्रांड की सफलता में रूरल मार्केट का बड़ा हाथ होता है, और इसी को सरल बनाती है नेबुला एडवर्टाइजिंग, जो रूरल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप और ग्राहक जागरूकता के लिए हाट बाजार, मेला, अनाज मंडी, आंगनबाड़ी जैसे कई मॉड्यूल्स की सेवा देती है। इसके अलावा ये कंपनी अपनी CSR एक्टिविटीज के जरिए न केवल लोगों को ट्रेनिंग देती है, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार भी करती है। यही कारण है आज नेबुला एडवर्टाइजिंग देश के बड़े ब्रांड्स की पहली पसंद बनती जा रही है। इसके MD संतोष देशपांडे की कड़ी मेहनत और सकारात्मक सोच आज युवाओं को प्रेरणा दे रही है। तो मिस्टर संतोष देशपांडे, बहुत स्वागत है आपका। आपको मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मैं। अगले पैनलिस्ट को मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अरुण पांडे। ये वाइस चांसलर हैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। सर, आप भी प्लीज आइए। एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम देखेंगे इनके सफर को भी। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी और मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कॉलेज में शुमार है, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अपने नए आयाम स्थापित कर रहा है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज के द्वारा कोरोना के समय अनेक मानव सेवा के कार्यों को अंजाम दिया गया। एजुकेशन के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान मानसरोवर ग्लोबल सिटी द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जो लगातार इस ग्रुप को ऊंचाई पर ले जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मानसरोवर ग्रुप का योगदान अतुल्य है, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ समाज में क्रांति लाने का काम कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुलाना चाहूंगी अपनी आखिरी पैनलिस्ट को इस मंच पर, डॉक्टर पल्लवी मनुदेव को। ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं पल्लव इंडिया हर्बल लिमिटेड की। मैम, बहुत स्वागत है आपका। इनके सफर को हम देखेंगे ऑडियो विजुअल प्रोफाइल के माध्यम से। पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड की फाउंडर डॉक्टर पल्लवी मनुदेव गौड़ा सोशल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ एक सफल एंटरप्रेन्योर और समाज सेवी भी हैं। इनके जरिए IRCTC और इंडियन गवर्नमेंट रेलवे कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम कई सालों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी पल्लव इंडिया हर्बल यूनाइटेड की टीम ने अपने कई कार्यों के चलते समाज सेवा की मिसाल कायम की। एक कृषक के रूप में पल्लवी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में नेशनल लेवल तक कई कार्य किए हैं। यही वजह है इनको आज तक कई प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।
समाज सेवा की भावना के साथ पल्लवी की कड़ी मेहनत के चलते PIHU फाउंडेशन के साथ साथ 8 नई संस्थाओं के जरिए पल्लवी और उनका कारोबार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ गए हैं इस पैनल में। हम उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर रामराज करसोलिया IIT खड़गपुर के एलुमनाई हैं और बेहद ही खास उनका योगदान रहा है एजुकेशन की इंडस्ट्री में। सर, बहुत ही स्वागत है आपका। आपको मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रामराज करसोलिया। एजुकेशन की इंडस्ट्री में पिछले 23 साल से इनका योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एंड ओवर टू यू आसिफ एंड पूजा। बहुत धन्यवाद शिवांगी। और ये पैनल बहुत खास है। उद्योगपति, बिजनेसमैन मतलब उद्योगपति, और उसके साथ साथ डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ। तो ये पैनल बड़ा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है क्योंकि समाज में हर एंगल से विकास कैसे हो रहा है, शिक्षा के जगत में हम कैसे और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और उस शिक्षा के बाद रोजगार की संभावनाएं कैसे बन रहे हैं, आज हम इस पैनल से इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और शुरुआत मैं पैनल में हमारी एक ही महिला हैं, मैं उनसे शुरुआत करना चाहता हूं। पल्लवी मैम, नाम बड़ा यूनिक है, पीहू, और पीहू से नेचर, हर्बल, वो चीज़ें हम समझते हैं और वो बड़ा यूनिक सा है उसमें। तो मेरा पहला सवाल यही है कि एज अ बिजनेस वुमन आप सफलता की डेफिनेशन क्या मानती हैं? कौन सफल है आज? क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन है लोगों की, लेकिन आपके लिहाज से आपकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को माफ़ी चाहती हूँ, गला थोड़ा खराब है, बधाई भी देना चाहती हूँ। और मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस पात्र समझा कि मैं यहाँ मंच पे सर साहब सीनियर के साथ बैठी हूँ। मेरे हिसाब से सफलता एक लाइन में, इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, यू शुड नॉट रिपीट द हिस्ट्री, यू हैव टू मेक योर ओन हिस्ट्री। हिंदी में कहना चाहूँगी, ताली बनती है सर एक लाइन में। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इतिहास दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतिहास बनाने की आवश्यकता है। इतिहास का पुनरावर्तन नहीं, इतिहास खुद से बनाओ। लाइन वहीं से शुरू होगी जहां आप खड़े हो। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है समझना कि सफलता की डेफिनेशन लोगों के लिए अलग अलग होती है। इतिहास दोहराने की नहीं, बनाने की ज़रूरत है। संतोष देशपांडे जी, अगला सवाल आपसे रहेगा। अर्बन एरियाज़ में एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं और कंपैरेटिवली इजी भी होता है, लेकिन रूरल एडवर्टाइजिंग के बारे में हमने बहुत कम सुना है। रूरल एडवर्टाइजिंग के बारे में आप बताएं और किस तरीके से आप इस पर काम करते हैं। रूरल एक्टिविज्म क्या है, कितना मुश्किल और कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहता है? जहाँ तक हम रूरल एक्टिवेशन और अर्बन एक्टिवेशन को हम अगर डिफ्रेंशिएट करें, अर्बन में आज हमारे पास में लोग लिटरेट होती है, लोगों के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लोग समझते हैं। जहाँ पे रूरल की हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, लोगों की लिटरेसी कम है, लोग जो 30 सेकंड का ऐड है वो इमीडिएटली इतना समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रांड्स के लिए जितने भी आज हम कॉर्पोरेट्स में हम काम कर रहे हैं, उनको हमको अलग अलग मीडियम्स के थ्रू हम कंज्यूमर्स के पास जाते हैं। जैसे हम हाट मार्केट्स हो गए, अनाज मंडी हो गया, आंगनवाड़ी हो गई, आशा बहू हो गई, हम इनके ये ओपिनियन लीडर्स हमारे लिए होते हैं और यहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम कंज्यूमर्स के पास पहुँचते हैं और जो ब्रांड का मैसेज होता है हम उनको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इस जो भी ये हाट मार्केट्स और अनाज मंडी है, ये कई सालों से वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लोग वहाँ पे आते हैं। हर ब्रांड अपने अपने टीजी के हिसाब से, मतलब अपना जो उनका जो कंज्यूमर्स है उस हिसाब से वहाँ पे अपना कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म रखता है और वहाँ पे हम अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करते हैं। एक सीनियर पैनलिस्ट अरुण पांडे सर हमारे साथ हैं। अरुण सर, मानसरोवर नाम से वो पवित्रता, ऊंचाई, विशाल वो प्रतीत होता है। तो जब ये इंस्टीट्यूट शुरू किया, जब ये संस्थान शुरू किया, तो क्या सोच थी उस वक्त और क्या नवाचार, क्या इनिशिएटिव लिए आपने औरों से अलग?
मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2018 में स्थापित हुई, लेकिन इससे पहले मानसरोवर के और भी संस्थान हमारे मानसरोवर पब्लिक स्कूल, मानसरोवर डेंटल कॉलेज, मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये सभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों में दे रहे हैं। और मानसरोवर जो हमारा आयुर्वेदिक कॉलेज है, ख़ास तौर से जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं और आज सभी लोग आयुर्वेद के लिए ये कह रहे हैं कि भाई आयुर्वेद में वो शक्ति है जो आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, और ये हमने कोरोना काल में देखा भी है। तो मानसरोवर के जितने भी संस्थान हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि हम एक तरफ तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, दूसरी तरफ जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनका संपूर्ण विकास हो और जहाँ तक हो सके समाज की सेवा की जाए। अभी मैं बताना चाहूँगा कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय आयुर्वेद का काढ़ा का जो पैकेट था, 1 लाख काढ़ा पूरे भोपाल में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक सब जगह बांटा गया। और उसके साथ साथ और भी जिस तरह से भी हम लोगों ने कोरोना के लिए सर ये भी तो बताइए कि वो काढ़ा आपके बच्चों ने बनाया था? हाँ, हमारे संस्थान ने ही बनाया जी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये सारी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि मानसरोवर के लिए ये आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से हम यही नहीं बल्कि हम एक प्रोडक्ट भी बना रहे हैं मिस्टिक अर्थ के माध्यम से कि जो ट्राइबल एरियाज़ में जो नॉलेज है उस नॉलेज को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं। तो मानसरोवर का उद्देश्य ही यही है कि हम जो आज की तारीख में ख़ास तौर से जब हम बात कह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो उसमें स्किल की बात हो रही है कि हम किस तरह से शिक्षा के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा दें, और इसकी तरफ हमारा विशेष ध्यान है। और हम सिलेबस भी अपना न्यू एजुकेशन
बिजनेस स्कूल, वन ऑफ द नंबर 1 बिजनेस स्कूल ऑफ द वर्ल्ड। और इवन उसने GMAT में वर्ल्ड में टॉप किया था, इसलिए विदाउट वर्क एक्स उसका, और एक हार्वर्ड लॉ स्कूल का लड़का था जिसने दोनों वर्ल्ड में टॉप किया था, विदाउट वर्क एक्स हो गया था MBA में, ऑल टॉप 5 बिजनेस स्कूल। सर मेरा एक सवाल है आपसे जी। जो छात्र टेक्नोक्रेट में आते हैं, आप जब खुद पढ़ते थे, खुद पढ़ाई करते थे, तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपके मन में क्या सवाल थे कि क्या ये ठीक है, कुछ बदलाव होने चाहिए, और क्या वो बदलाव आप अपने संस्थान में ला पाए हैं, किस हद तक ला पाए हैं? जी, मैं पहले सर माइक थोड़ा सा पास सर। हाँ, मैं पहले आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, फिर आपको जी। दोनों साथ ही चलेंगे। क्योंकि मैं खुद IIT के परिवेश से था और सर्विस क्लास से हूँ। मैं कोई बिजनेस क्लास से नहीं था। जब इस संस्था की स्थापना की उस समय 183 ब्रांचों में 60 सीटें मिलती थीं, आज के 25 साल पहले। तो 180 इंटेक के साथ चालू किया था। उस समय डेडिकेशन यही था कि बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, और इतना सुंदर प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन का, आज तो हमारे यहाँ 15,000 प्लस स्टूडेंट हैं, BTech, MTech, PhD सभी प्रोग्राम्स हैं, 10 कॉलेज हैं एक ही कैंपस में। बट इसको एक यदि आप समाज सेवा के हिसाब से लेंगे, इससे बड़ा पुण्य कार्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बच्चे को यदि प्लेसमेंट मिल गया, उसने अच्छी पढ़ाई कर ली और प्लेसमेंट मिल गया, तो उससे देखिए पूरी जनरेशन बदल जाती है। उसके फादर मदर को कितनी खुशी होती है, मैंने खुद महसूस किया है। उसके बच्चे अच्छी जगह पढ़ेंगे, उनकी शादियाँ और अच्छी जगह होगी, जो स्टूडेंट उसकी भी शादी अच्छी जगह होगी, पूरी जनरेशन बदल जाती है। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है धर्म का, पुण्य का, या कुछ भी। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप क्योंकि प्लेसमेंट्स की बात करें, जॉब्स की बात करें, सब आपको सुनना चाहते हैं। माइक थोड़ा सा और पास कर लीजिए, आवाज अच्छे से पहुंचेगी। माइक का प्लेसमेंट जैसे कर लीजिए। सॉरी प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट की बात प्लेसमेंट से बहुत सही पहुंचेगी सर। अब थोड़ा सा ऐसे, हाँ सर, ऐसे सर, सिंगर गाना गाते हैं ना सर, ऐसे ऐसे। जी बिल्कुल। प्लेसमेंट पे आ रहा हूँ। देखिए, हम लोगों के समय कोई किसी तरह का क्लास में गोल नहीं लगता था, जिसको गोल बोलते हैं ना, क्लास से बंक मारना, वो नाम होता ही नहीं था। ये बाद में सब डेवलपमेंट हुए हैं। जब हम लोगों ने कॉलेज खोला, तो यदि एक बच्चा भी एब्सेंट रहता था या एक क्लास कभी बाई चांस नहीं लगी, तो रोना आ जाता था हमको, मतलब दिल से रोना आता था मेरी वाइफ को और मेरे को। ये क्या हो रहा है, बच्चे अपने पैरों को कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। और बच्चों का ये 4 साल इतने क्रूशियल हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, इनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो हम लोग इनके पेरेंट्स के टच में रहते थे। बच्चा कोई गलती कर रहा, तो हमारे यहाँ पेरेंट्स का अलग ग्रुप है, बच्चों का तो ग्रुप बना ही हुआ है क्लास वाइज, बट उनके पेरेंट्स का ग्रुप है। कुछ ऐसा होता है तो हम पेरेंट्स, हर चीज़ पेरेंट्स के ग्रुप में पहले जाती है, बाद में बच्चों के पास जाती है, ताकि बच्चा पेरेंट्स से ही डरता है कि मेरे पेरेंट्स को ये ना पता चल जाए कि मैं फिल्म देखने गया हूँ, मैंने पेपर नहीं दिया। बच्चे आपसे घबराए हुए रहते होंगे सर, सारी बातें आप पेरेंट्स तक पहुंचा देते थे। मैं आपके पास आता हूँ, एक और सीनियर हमारे साथ शिक्षाविद हैं, अरुण सर। कोरोना में इम्यूनिटी कितनी ज़रूरी है, और हमारी जो पुरानी आयुर्वेद जो हमारी पद्धति है वो कितनी ज़रूरी है, वो हमको अब समझ में आया, जबकि आप तो बहुत पहले से उस पर काम कर रहे थे। तो पुरानी पद्धतियों को कैसे और ज़्यादा उसको प्रसार हो, उसका प्रचार हो उस दिशा में, और अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं आप, तो उस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहे हैं सर? देखिए, जब चरक ने, सुश्रुत ने उस ज़माने में आयुर्वेद की पद्धति का, चाहे वो अलग अलग पौधों से प्राप्त की गई औषधियाँ हों, चाहे वो सर्जरी की विधा हो, आज हम जानते हैं कि कोरोना काल में, जैसा कि आपने पूछा, गिलोय की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, अश्वगंधा की डिमांड थी। मैं खुद एक वनस्पतिविद हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं प्रोफेसर था, और फिर मैं मानसरोवर में गया। तो जितने ये औषधीय पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज की तारीख में सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनको किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करें, क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारे जितने ये प्लांट्स आ रहे हैं, जिनकी हम मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं, तो वो फॉरेस्टेड एरिया से आ रहे हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है कि उनका अति दोहन हो रहा है। तो एक तरफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जितनी भी इस तरह के औषधीय पौधे हैं उनका कल्टीवेशन भी करें, और उनके बारे में जब हम च्यवनप्राश की बात करते हैं या इस तरह के औषधियों की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, तो उसमें ढेर सारे पौधों की को मिला करके, आंवला तो है ही, लेकिन उसके साथ कई तरह के ऑर्किड मिलते हैं, और वो ऑर्किड जो हैं मेलेक्सिस है, और भी कई इस तरह के ऑर्किड हैं जो उसमें मिलाए जाते हैं। तो आज की तारीख में हमारा ये मानना है कि एक तरफ तो जो कल्टीवेशन है उन मेडिसिनल प्लांट्स का वो किया जाए,
ताकि उनका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉरेस्टेड एरिया से हो रहा है वो कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस पद्धति को आगे बढ़ाया जाए। जब हम आज की तारीख में कह रहे हैं कि अभी पूर्व वक्ताओं ने जैसा बताया कि एलोपैथिक सिस्टम तो है ही, लेकिन आयुर्वेद अभी आज की तारीख में हम समझते हैं कि आयुष की सबसे ज़्यादा डिमांड मार्केट में है और उसकी तरफ हमारा पूरा प्रयास भी है, ध्यान भी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 3 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। ये हम अपने आप में आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद की कितनी ज़्यादा डिमांड है। और शुरू में जो इस संस्थान को जिन्होंने बनाया हमारे ब्रह्मलीन के तिवारी जी, उनकी एक परिकल्पना थी कि हम विश्वविद्यालय को ग्रामीण क्षेत्र की तरफ ले जाएं। शहरों में तो ढेर सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी साथ लेके चलें, उनको किस तरह से हम स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन देकर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिलवाएं। ये काफ़ी ज़रूरी है सर कि आप आज के युवा पीढ़ी को आयुर्वेद के साथ जोड़ पा रहे हैं इस माध्यम से। पल्लवी जी, अगला सवाल आपसे रहेगा। उससे ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, तो नहीं खाना, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप गर्मी में खा सकते, सर्दी में, हर सीजन में खा सकते हैं। वो स्वास्थ्यवर्धक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप किसी सीजन में ना खाएं। आप खाइए, आपकी वजह से स्वास्थ्य बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है। च्यवनप्राश खाइए, शक्तिमान बन जाइए। जी पूजा पूछिए। पल्लवी जी, अक्सर हम सुनते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक सफल औरत का हाथ होता है, लेकिन ये जो हमारे सामने एक बिजनेस वुमेन बैठी हैं, हर महिला के पीछे सफल पुरुषों का हाथ रहता है। जनरली महिलाओं को कहा जाता है कि पुरुष की सफलता के पीछे, मैं एक हूँ जिसने छत्तीसगढ़ में 12 साल पहले बोला, मेरी सफलता के पीछे बहुत सारे भाइयों का भी हाथ है। मैंने मेरे माता पिता को बहुत कम उम्र में खोया। सुरजीत सिंह जी आपके दिल्ली से बैठे हैं। मेरे सेकंड हस्बैंड इंटरनेशनल स्पोर्ट चैंपियन इन स्नूकर बिलियर्ड्स। मेरे प्रथम पति की कैंसर में डेथ हुई थी सन 2016 में। सब तरफ में पहला 100% बायोडिग्रेडेबल डायपर बनवाती हूँ, जिसका नाम है महिलाओं के लिए ओ वुमनिया, सखी सेहत डायपर, सैनिटरी पैड। उसको आप कहीं से भी चेक करवा लो, उसमें 0% प्लास्टिक है। सारी मेरी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं, मैंने रेलवे में भी IRCTC में पहली एप्लीकेशन भेजी है कि हमारा फूड प्लास्टिक में ना बेचा जाए। मैं कहते हुए माफ़ी चाहूँगी सीनियर सज्जन, पॉलिटिकल वर्ग, व्यापारी वर्ग को कि हम सुनते काफ़ी है, चाहे जी न्यूज़ हो, नेशनल न्यूज़ लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे, बट मैं पॉलिटिकल को टक्कर का जवाब देती हूँ कि प्लास्टिक छोड़ो बोला जा रहा है, हकीकत में उसका इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा है। खाना केले के दोने में दो, रेलवे में आप अपनी खिचड़ी बेचो, बिरयानी कम करो, और मांसाहारी में भी जरूरी नहीं है कि मांसाहारी। मैं अभी PhD लेवल पे एक नया हॉट टॉपिक लेके आ रही हूँ। हर वनस्पति, हर पौधा सजीव है। दे नीड वाटर, दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड फीड्स। व्हाट इज एवर, it doesn't make any difference, but we are eating leaves, vegetables, those are all non-vegetarian. That is a controversy subject, so I will not here point out the things, but things like we all taking non-vegetarians. आप 2 गुलाब के फूल लो, 2 संतरे लो। आज का जमाना ऐसा है कि मैं छत्तीसगढ़ में महासमुंद में 25 एकड़ में फिशरी कर रही हूँ, कर्नाटक के इनर एरिया में जाके पोल्ट्री कर रही हूँ। So, कोई फील्ड आपने छोड़ा नहीं है मैम? नहीं, मैं रेलवे पटरी में दौड़ी हूँ भाइयों के साथ, और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे पिताजी माताजी की डेथ हुई, बट 5 भाई मेरी 5 उंगली है, मेरे हस्बैंड मेरी ताकत है। छोटा मोटा गुस्सा झेल लेती हूँ क्योंकि वो अर्निंग नहीं कर पाते, इतने सीधे हैं। और बताते हुए ये भी खुशी है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ स्टेट बना। दिल्ली में
माधवराव सिंधिया जी के ज़माने से जॉर्ज फर्नांडिस के सब, मैं जब 9वीं क्लास में है तो आज भी मुझे खुशी है कि अहमदाबाद से लेके हावड़ा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, सारी जगह में 24/7 काम चालू है सर, हम बंद नहीं होने देंगे। शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप समाज को बदलने और जो पुरानी चीजें उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हर युवा वर्ग को जी के मन से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार आयुर्वेदिक धूमपान पे आइए और अपनी चीज़ों को, मेरे से ज़्यादा सर बेटर जानते होंगे कि ये एक बहुत ही ऑप्शनल थेरेपी है। कॉफ, पल्मोनरी डिसीज, सिगार को यूज़ करना मैंने हार्दिक सर, गुजरात के हार्दिक पटेल सर, गुजरात के मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के सीएम सर, तीनों ने मुझे गर्व है कि कोई पॉलिटिक्स नहीं हुआ, उन्होंने मुझे मंच दिया। मुझे कहते हुए रश्मि जी सर को भी मैं छत्तीसगढ़ में 3-4 बार देखी हूँ। इस चीज़ को सपोर्ट करना इट्स अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, बट राहुल सर ने भी मुझे समाज को बदलने की जो भी मुहिम पहल हो, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हमेशा उसके साथ है। मैं आपके पास लौट रहा हूँ। संतोष सर, एक सवाल है आपसे। शहर में व्यक्ति मोबाइल का आदी है, मोबाइल चलाता है, आप उसको मोबाइल पर ऐड दे सकते हैं। वो कार से गुजरता, हाईवे पर अपने घर से बाहर निकलता है, आप उसको बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए से आप उसको संदेश दे सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। गांव का आदमी खेत में काम कर रहा है, वो अपने घर पे रहता है, गांव में खुश है, वहां तक किसी प्रोडक्ट को पहुंचाना, उसको समझाना कि इसके क्या फायदे हैं और ये आपके लिए कैसे मुफीद साबित होगा, ये कितना चैलेंजिंग रहता है और ये आप कैसे कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कैसे होता है ये? जब हम गांव में एडवर्टाइजिंग करते हैं, अभी हर एक ब्रांड के लिए या हर एक प्रोडक्ट के लिए रूरल की डेफिनेशन अलग अलग होती है। कोई, जैसे आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, उनके लिए रूरल 2000 से 7000 की पॉपुलेशन को रूरल बोलते हैं। कई लोग 10,000 से 50,000 की पॉपुलेशन को रूरल बोलते हैं। जब हम रूरल में जाते हैं, हमें हर एक जगह लैंग्वेज का एक इशू रहता है। आप हमारे पास में सभी जगह पे वर्नाकुलर लैंग्वेज के ही लड़के या औरतों को हमें इकट्ठा करके बात करनी पड़ती है। कोई भी अब हम रूरल में गए तो जब तक आप उनको प्रोडक्ट का फील नहीं कराओ, जैसे आज हम अर्बन में अब हम साइट पे देखते हैं, हम ऑर्डर बुक कर देते हैं। रूरल में इस तरीके से नहीं, जब तक आप गांव में जाएंगे, उनको दिखाएंगे नहीं, डेमो नहीं देंगे, वो प्रोडक्ट को फील नहीं करेंगे, दे विल नॉट बाय इट। तो ऐसे इसमें हमें हर एक गांव में हम जैसे फार्मर मीट्स करते हैं, जहां हम फार्मर्स को इकट्ठा करके हम ट्रैक्टर के बारे में बताते हैं, या हम महिलाओं को इकट्ठा करके उनको समझाते हैं कि एक वॉशिंग पाउडर में क्या फ़ायदा है, या टूथपेस्ट कैसे यूज़ हो सकती है, आप आपके बच्चों को किस तरीके से जो नए ब्रांड्स प्रोडक्ट आते हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमको उनको उनकी लैंग्वेज में, उनके पहनावे के हिसाब से हमें बताना पड़ता है। अब यहाँ पे हम महाराष्ट्र में ही बोले तो हमारे महाराष्ट्र में भी हमारे विदर्भा की मराठी अलग हो गई, पश्चिम महाराष्ट्र की मराठी अलग हो गई और नासिक की मराठी अलग हो गई। ऐसे इसमें हमें उसी तरीके के लड़कों के साथ में हमें जाके बात करनी पड़ती है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, जैसे हम हर एक फार्मर, जैसे हम ट्रैक्टर्स की बात करते हैं, ट्रैक्टर में जब हम खरीदते हैं, लोग ऐसे अब हम गाड़ी खरीदते समय हम जब तक हम प्रोडक्ट का डेमो नहीं लेते हैं तब तक ये लोग बाय नहीं करते। तब हम इसमें खेतों में हमें ट्रैक्टर को चलाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि हाउ इट वर्क्स, आज कितना इसका फ्यूल कंजम्पशन है। ये सिर्फ पैम्पलेट देख के वो बाय नहीं करता। जैसे हम पैम्पलेट देख के हम समझ लेते हैं कि चलो ये गाड़ी ऐसी डिजर्व करती होगी, हमने कार खरीद ली। ट्रैक्टर वैसा खरीदा नहीं जाता। सिमिलरली आज हम अगर उनको पेस्टिसाइड्स बता रहे हैं या सीड्स बता रहे हैं, जब तक आप खेत में जाके उसका डेमो नहीं देंगे, दे विल नॉट बाय इट। तो परसेप्शन इतना जल्दी तुरंत चेंज नहीं होता, बाइंग बिहेवियर चेंज नहीं होता इतने तुरंत। लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है और चैलेंजिंग भी है, लेकिन उसके बावजूद आप ये काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी जी जी कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें अपने क्षेत्र में। अरुण जी, अगला सवाल आपसे है। भरोसा कमाने में बरसों लग जाते हैं, और खास करके जब बात होती है शिक्षा के क्षेत्र की, जिस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र की जब बात होती है, जिस पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है, हमारा भविष्य निर्भर करता है। मानसरोवर यूनिवर्सिटी ने बहुत ही कम समय में लोगों का भरोसा जीता है। कैसे आप ये कर पाए? किस तरीके से आपने लोगों को आश्वस्त किया कि मानसरोवर यूनिवर्सिटी ही स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए बेहतर विकल्प है? देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका विज़न क्या है, उसका मिशन क्या है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2018 में स्थापित हुई, और उस समय से लेकर आज तक
विश्वविद्यालय ने ये देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार हो रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही हैं, और संयोग से आप देखिए कि नई शिक्षा नीति आ गई। उस नई शिक्षा नीति के अनुरूप हम लोगों ने सारा अपना सिलेबस भी बदल दिया। स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन देने के लिए हमने तैयारी पूरी कर ली। और किसी भी विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने ख़ास तौर से स्कॉलरशिप का इंतज़ाम किया। अर्न वाइल यू लर्न, जब आप बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं और उनके लिए धन की समस्या है, उन्हें हमने इस तरह से सपोर्ट भी किया कि ताकि वो अपने जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान वो कुछ अर्न कर सकें। ये एक सबसे बड़ी बात थी। और जितने अभिभावक थे, हम लोग जब भी विश्वविद्यालय में नया सत्र शुरू होता है तो हम लोग अभिभावकों को भी, पेरेंट्स को, गार्जियंस को, सबको बुलाते हैं ताकि वो विश्वविद्यालय के बारे में जान सकें। और विश्वविद्यालय के का हम उनसे एक भ्रमण कराते हैं ताकि वो जान सकें कि हमारे विश्वविद्यालय में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और उनका जो वार्ड हमारे यहाँ आ रहा है वो किस तरह से उसको हम अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। और इस तरह का हमारा एम्बियंस है हमारे विश्वविद्यालय का, जो हम कहेंगे पोल्यूशन फ्री है, ग्रीन है, और हर तरह से स्टूडेंट्स को हर तरह की हम सुविधा प्रदान करते हैं। और ये हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये हमारा उद्देश्य है। और स्टूडेंट्स का पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आगे चल कर के वो एक सफल और एक ऐसे नागरिक बन सकें जो देश का नाम रोशन करें। ठीक। डॉक्टर रामराज सर, एक पेपर में हमारे यहाँ क्वेश्चन आता था कि 50 वर्ड्स में इसका आंसर दे दो। तो मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ, छोटे में इसका जवाब भी चाहूँगा। आज जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो नौकरी करने जा रहे हैं, सफलता के 2 मूल मंत्र रामराज सर क्या बताएंगे जिसके बाद शिक्षा बढ़े और रामराज आ जाए? 2 सफलता के मूल मंत्र आप क्या देना चाहेंगे छोटे में सर बच्चों को? बच्चों की सफलता के 2 मूल मंत्र हैं। एक तो अनुशासन और स्वयं के प्रति बिलोंगिंगनेस बहुत ज़रूरी है। आजकल जो बच्चे हैं वो स्वयं के प्रति बिलोंगिंगनेस बिल्कुल नहीं है। वो कॉलेज के, महाविद्यालय के जब 4 साल रहते हैं, उसमें से 50% बच्चे उसको बड़ा कैजुअल लेते हैं, जबकि ये 4 साल इतने कीमती हैं उनके भविष्य के लिए। ये यदि सिंसियरली क्लासरूम टीचिंग या ऑनलाइन टीचिंग जो थी, मैं तो कहूँगा क्लासरूम टीचिंग बेस्ट टीचिंग है, जिसको आदिकाल से चली आ रही है, गुरुकुल हुआ करते थे, उसको सिंसियरली लें, क्लास की पढ़ाई को लें। मैं अपना एक सक्सेस अपना खुद का बताता हूँ। जब मैं पढ़ता था तो आर्ट टीचर ने जो पढ़ाया, रात में जब तक उसको मैं फेयर अपनी कॉपी में खुद ना लिख लूँ, बिना बुक देखे, जैसे चित्रपट जैसे बिल्कुल बोर्ड चला आ रहा है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, उसको लिख लें। उसी दिन होमवर्क ख़त्म करना, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। यदि कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इतना बैकलॉग हो जाता है, फिर बच्चे का ना पढ़ने में मन लगता है, फिर वो दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। बैकलॉग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको उसी दिन रात में भले ही 12 बज जाए अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करना, जो कि 10 दिन बाद उसको जमा करना। एक डिसिप्लिन और दूसरा स्वयं के प्रति जिम्मेदारी, ये सर ने बताया। सर बहुत धन्यवाद आपका रामराज सर। सर आपका भी धन्यवाद। सर मैम बहुत शुक्रिया आपका।